खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947, उसकी जो अगली कड़ी है, द नेक्स्ट इवेंट जो है वो एक इवेंट नहीं है बल्कि अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन विच वायलेंस वाज यूज्ड फॉर वन रीज़न और अनदर। देखें, हिंदुस्तान की आज़ादी की जो तहरीक है ना, मूवमेंट, उसकी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ये है कि कोशिश की गई कि इसको पीसफुल रखा जाए, वायलेंस का इस्तेमाल ना हो, और जो लीगल तरीके हैं वो भी इस्तेमाल की जाएं, जो यानी पार्लियामेंट्री तरीके जो हैं पिटीशन करने के, हाउस यानी पार्लियामेंट के हाउस पे बिल पेश करना, रिफॉर्म के लिए चेंजेस की बात करना, एक तो ये। दूसरा, जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था मैस मोबिलाइजेशन, कि लोगों को आप एक पॉलिटिकल इशू के ऊपर मोबिलाइज करें, उनको ले आएं घरों से बाहर और पीसफुली कोशिश करें कि हुकूमत की पॉलिसीज़ को आप चेंज कर सकें। तो ये है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का मॉडल, जिसमें अब आप देखेंगे कि कई जगह पे वायलेंस भी इस्तेमाल हुई। कई उसकी मैंने ये पीरियड बनाया है फ्रॉम 1921 टू 1935। जल्दी से आई विल गो थ्रू दिस। देखें, रिमेंबर देयर आर, आई वाज टेलिंग यू दैट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल remained largely peaceful. Intention wise it was peaceful, और उसमें पार्लियामेंट्री एंड मैस टैक्टिक्स दोनों इस्तेमाल किए गए। जब जब वायलेंस इसमें इन्वॉल्व हुई तो महात्मा गांधी ने उस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा जो हैं वो गांधी के लिए, उनके लिए अच्छे नहीं हुए, क्योंकि कई लोग उनसे नाराज़ भी हो गए कि वो खुद ही फैसला करते थे मूवमेंट चलाने का और ख़ुद ही उस मूवमेंट को ख़त्म कर देते थे। बट हैविंग सेड दैट, लेट मी देन गो थ्रू। देखें, मुसलमान और हिंदू, ईसाई, सिख और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इस सब कॉन्टिनेंट में तो रहते हैं। हिंदुओं का जो कास्ट सिस्टम है उसकी बुनियाद पे वो डिस्क्रिमिनेट अपने दलित्स के साथ और लोअर कास्ट के साथ करते हैं। लेकिन हिंदुइज़्म ठीक है, टॉलरेंट है अबाउट अदर फेथ्स। आप अपना मज़हब रखें, दूसरे एक और रखें, दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट दैट। ऑल रोड्स लीड टू गॉड सॉर्ट ऑफ आइडिया। मुसलमानों में इसके अलावा जो सोच है कि इस्लाम जो है वो खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से पैगाम है सारी इंसानियत को इकट्ठा करने का, और उसमें पीसफुल तरीक़ों का भी इस्तेमाल होता है, और उसमें जिहाद यानी होली वॉर का कॉन्सेप्ट, जस्ट वॉर, जंग कब मुनासिब या जस्ट होती है और कब नहीं होती है, इस पे बहुत लिटरेचर है एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू इट, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान में कम से कम मुग़ल एम्पायर के बाद जो दौर आया बरतानवी कॉलोनियल स्टेट का, उसमें उन्होंने वायलेंस का जो रोल है ना उसको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर लिया। ना बाहर से हमले हो सके, ना हिंदुस्तान की तारीख में राजों के, नवाबों के झगड़े हुए। Whether that was good or bad is not being discussed. I am telling you this was a new form of politics. Basically, peaceful politics, constitutional politics, but also politics of mass agitation, civil disobedience, non-violent resistance, non-cooperation, उसकी कई forms हैं, but absence of violence. अब हम देखेंगे कि वायलेंस कहाँ कहाँ से आई। जैसे मैंने बताया, हिंदुइज़्म
doesn't convert, doesn't let you convert, more or less. It has a caste system based on its own idea of justice, right or wrong, in which those who are at the lower end are discriminated in different ways. The Dalits being the most comprehensively discriminated. अभी भी होता है आपके गांव में और कई जगह पे होता है, ये सच है. इसमें अगर आप आंखें बंद करके सोचें कि द पिजन by closing eyes avoids the cat, then it is wrong. The cat is there. The cat is discrimination based on caste. So this I am very clear about. मुसलमानों के अंदर कुरान की एक आयत है, कुछ और भी हैं, कि तुम्हारा दीन तुम्हारा, हमारा मज़हब हमारा. So there is a idea of tolerance. लेकिन कुछ लोग कुरान की वो वर्सेस भी कोट करते हैं जहाँ पे कहा गया है कि आप इस्लाम के दुश्मन हैं उनके साथ जंग करें. सो आई मीन नथिंग ऑफ दिस कैन बी डिनाइड. आफ्टर ऑल महाभारत में भी जो जंग हुई वो सच और झूठ, राइट और रॉन्ग के लिए हुई ना. तो जंग जस्ट वॉर का आइडिया हिंदुज़म में भी है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी. ये जस्ट वॉर के आइडिया को कैथलिक फिलोसफर्स ने बहुत डिस्कस किया है. और सिखिज़म के अंदर भी गुरु गोविंद सिंह की जो मूवमेंट है उसे एक जस्ट स्ट्रगल कहा जाता है अगेंस्ट ओप्रेसिव सिस्टम ऑफ दोज टाइम्स. तो जंग वायलेंस का इस्तेमाल फॉर क्रिएटिंग सम बेटर सोसाइटी, राइट और रॉन्ग, you can find in all the major religions. At the same time, in different ways, religions also admit कि पीसफुली भी बात हो सकती है. सो ये बैकग्राउंड को आप जेर में रखें. ये जो प्रोपेगेंडा स्ट्रीट लेवल बकवास होती है ना, चाहे वो मुसलमान करें, हिंदू करें, क्रिश्चियन करें, कि हमारे में तो कोई ख़राबी नहीं है, सारी खराबी दूसरों में है. हिस्ट्री बताती है और एविडेंस बताता है कि दोनों तरफ अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं. इस जज्बे से मैं ये सीरीज़ करता हूँ, because I don't like and I don't want to blame any one community simply because the facts do not support such a position. That's the reason. ये कोई मेरी अपनी preference नहीं है. When I go through history and I go through politics and I go through literature, I see Hindus, Muslims, Sikhs, Christians living in peace, cooperating with one another despite their different religions, and at times even being involved in violent conflict. Simple as that. तो अब आप सुने, ये जो पीरियड है फ्रॉम 1921 to 1935, इस पीरियड में जो वायलेंस के एक्ट्स हुए हैं मैं एक के एक आपके सामने पेश कर रहा हूँ. खिलाफत मूवमेंट आई, महात्मा गांधी इन द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस. अब लोग कहते हैं जी वो इस्लाम को पॉलिटिकली ले आए. भाई ये क्या बकवास है. मुसलमान जो है 1909 के एक्ट के बाद मेन पॉलिटिक्स से अंग्रेज़ों ने अलग कर दिए थे. उन्हें कहा कि आप अपने कैंडिडेट लाएं और अपने मसाइल की बात करें. तो ऑब्वियसली दे वर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडियंस. अब उसको अगर ख़त्म करके एक मूवमेंट ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट के ख़िलाफ़, इंपीरियल स्टेट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हैं, तो यू नीड एवरीबॉडी सपोर्ट इफ़ पॉसिबल. एक और बात बता दूं, ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि विल कम टू दैट लेटर. देखें, अंग्रेज़ जो है ना, दे थॉट दैट दे हैव बीन गिवन बाय गॉड द राइट टू ब्रिंग सिविलाइजेशन टू द होल वर्ल्ड. उसमें जो उन्होंने लूट मार किया वो एक बात है, लेकिन दिस इज़ द कन्विक्शन. हाँ, वी हैव अ सुपीरियर सिस्टम. हमारी पार्लियामेंट, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया, द रूल ऑफ लॉ, ये हमने दुनिया को दिया. दिस इज़ हाउ दे लुक एट द वर्ल्ड. उनका बिल्कुल ख्याल नहीं था कि वो इंडिया को छोड़ देंगे. 1947 में जब छोड़ना पड़ा तो उसकी वजह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी कैपेसिटी टू होल्ड ऑन इंडिया जो थी वो ख़त्म हो गई. एक और बात, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी पीसफुली, कॉन्स्टिट्यूशनली आप इंडिया को फ्रॉम सेल्फ रूल टू डोमिनियन स्टेटस भी ले जा सकते थे. आई हैव शोन दैट इवन दैट इज़ अ मिथ. द इंग्लिश वर वेरी क्लियर. नॉन वाइट
colonies were not qualified to be dominions. Dominions were Australia, Canada, New Zealand, Newfoundland and South Africa के कुछ regions, ठीक है. Not people of color, उनके लिए नहीं, और Africans के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, जो local native populations है. So remember that the British not only did not want to leave India, they didn't even want to grant dominion status. जिन्ना साहब स्टेटस डोमिनियन स्टेटस की बात करते रहे, गांधी और नेहरू और ये आज़ाद इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते रहे, लेकिन अंग्रेज़ों का अपना जो प्रेफरेंस थी वो वाज टू होल्ड ऑन टू इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम. मैंने अपने लेक्चर्स में बताया कि द आउट गोइंग वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो 1943 में उन्होंने जो नए वाइसरॉय आए थे लॉर्ड वेवल, उनको कहा कि वी आर हेयर फॉर अनदर 30 years. सो इफ़ इन 43 ही सेड दिस, कम से कम उनके अपने प्लान के मुताबिक तो 73 तक तो वो थे, बट दे लेफ्ट इन 47 बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर destroyed their economy, their capacity to hold on to India, and American pressure that you leave India as quickly as possible resulted in the transfer of power in 1947. So I've given you the whole background. Now you look at all these cases of involvement of violence. सबसे पहला 1921 मोपला अपराइजिंग. देखें मोपला अपराइजिंग पे जो ओरिजिनल पुरानी रिसर्च है उसमें तो ये है कि मोपलाज वर द डिसेंडेंट्स ऑफ Arabs who settled on the Malabar coast, in the early period of Islam, already 7th century onwards. They married into local women और उनकी औलाद जो है मोपला मापिला कहलाती है. हुआ ये कई जंगे वहाँ पे, एक ज़माने में टीपू सुल्तान का इन्फ्लुएंस, फिर लोकल ऑल रूलर्स का इन्फ्लुएंस, फिर फ्रेंच आ गए, फिर द ब्रिटिश केम. ये सारा पीरियड है ऑफ चेंज ऑफ रूलर्स, ये वो. एट द एंड ऑफ, लेट्स से एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, 20th century के शुरू में, most of the Mopalas were poor peasants, either working for landowners who were either Hindus or even British. कहा जाता है कि खिलाफत मूवमेंट की जो ये मैस मोबिलाइजेशन हुई उससे इन्फ्लुएंस हो के मोपलाज ने ये अपना जिहाद शुरू कर दिया अगेंस्ट हिंदूज एंड द ब्रिटिश. नाउ आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट. इसे कहते हैं को रिलेशंस. क्या है कि ये दोनों में कनेक्शन है कि ये इंसिडेंटल है कि इधर खिलाफत मूवमेंट हिंदू मुसलमानों को नॉर्दर्न इंडिया और हर जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे ला रही है अगेंस्ट द ब्रिटिश. क्या ऐसी मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, साउथ इंडिया में जाके इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम कर सकती है? आई डोंट थिंक सो. लेकिन ये हो सकता है कि कुछ मोपलाज ने वहाँ खिलाफत मूवमेंट के जो होते हैं ना पब्लिक मूवमेंट, पब्लिक स्पीचेस जो होती हैं, पब्लिक इवेंट्स जो होते हैं, तकरीरें होती हैं, तो उसके अंदर जिहाद का आइडिया लेके तो वो साउथ इंडिया में जाके उन्होंने हिंदुओं और जो ब्रिटिश वहाँ पे थे उन पर अटैक किया. कहते हैं 10,000 हिंदू मारे गए, सुना है 2,000 से ज़्यादा मोपलाज को हैंग भी किया गया. सो द ब्रिटिश केम डाउन विथ अ वेरी हार्ड हैंड ऑन द मोपलाज. और जैसे मैंने आज के लेक्चर के लिए पढ़ा, एक इंडियन अपना प्रोफेसर जो है वहाँ से, हिंदू प्रोफेसर, उन्होंने कहा है कि हम अधिकारी थे, लैंड ओनर्स, हमारे मोपलाज ने आया कि सर चलें आपके ऊपर अटैक होने वाला है, तो उन्होंने उनकी जानें बचा ली. ये भी हुआ है कि मोपलाज ने फिर हिंदुओं पे अटैक भी किया है. तो ये मिक्स्ड ही होता है. मेरी पार्टीशन ऑफ पंजाब में मैंने दिखाया है कि जहाँ पे कम्युनल राइट्स हो रहे थे वहाँ पे हिंदुओं ने मुसलमानों को पनाह दी, सिखों ने मुसलमानों को पनाह दी और मुसलमानों ने हिंदू सिखों को दी. तो दोनों किस्म का एविडेंस आपको मिल जाता है. मुसलमान इन्वॉल्व इन किलिंग
Hindus, Muslims involved in killing, and in all three cases helping people from the other community. So this is 1947. मेरा जो पंजाब पार्टीशन पे जो रिसर्च है वो है ही इसी के ऊपर, आप उसे पढ़ें ना. सो हो सकता है मोपला में ने खिलाफत से इंस्पायर होके, बट while the Khilafat movement was a movement to bring Hindus and Muslims together, उसका फलसफा ही ये था जो महात्मा गांधी ने एक वो बनाई थी ना ओथ, वो थी हम हिंदू और मुसलमान जो हैं दोनों भाई भाई हैं. तो जब भाई भाई बन गए, और ये फैक्ट है, सोम आनंद एक लाहौर के हिंदू थे, उनकी किताब है लाहौर द लॉस्ट सिटी, वो आप पढ़ लें. उन्होंने कहा है कि बिफोर द खिलाफत मूवमेंट इन लाहौर, मेरे फादर, उनका नाम था लाला फ़कीर चंद, ही वॉज अ बैंकर. वो अगर बाज़ार में जाते थे और कोई मुसलमान टच कर जाए तो घर आके कपड़े बदल लेते थे. ये हाल था हिंदुओं में, प्रेजुडिस अगेंस्ट मुस्लिम्स, कि ये मीट खाते हैं तो ये तो अनक्लीन है. अब ये आप लोगों की अजीब एक सोच है. सारी दुनिया के अंदर लोग मीट खाते हैं, तो अब तो सारी दुनिया में हिंदू फैले हुए हैं, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? इट इज़ जस्ट कि आप नहीं खाते, कुछ और खाते हैं, और कई हिंदू खाते भी हैं और कई मुसलमान मीट नहीं खाते. मेरी अपनी फैमिली में कुछ लोग नहीं खाते. तो ये कोई बात नहीं है. एनी हाउ, कमिंग बैक टू दिस, कि उन्होंने कहा है सोम आनंद ने कि when the Khilafat movement came and my father took the oath, from that day onwards लाहौर में हिंदू मुसलमानों की दोस्ती हो गई. मुसलमानों को बल्कि जलियांवाला बाग ने हिंदुओं को बुलाया बादशाही मस्जिद में और उनसे तकरीरें करवाईं. इतनी क्लोज रिलेशनशिप हो गई. देखें, आई हैव नो प्रूफ फ्रॉम दैट टाइम, बट 1947 में मैंने अपनी किताब में प्रूफ दिया है कि जो CID थी वो हिंदुओं मुसलमानों के झगड़े करा रही थी, मुसलमान और सिखों के झगड़े करा रही थी. तो ये क्यों नहीं हो सकता कि तब भी मोपलाज में किसी ने ये उकसा दिया हो, प्रोवोक किया हो कि यार अटैक करो, जिहाद करो. वेदर ये हुआ था या नहीं, आई डोंट नो. ये भी हो सकता है कि नहीं हुआ, और दिस मैन अली मुंतसिर, या क्या नाम उसका है, हु वेंट फ्रॉम साउथ इंडिया एंड हर्ड सम स्पीचेस, came back and started this movement. Anyhow, अगर 2,500 मोपला को हैंग किया गया, मारा गया, और 10,000 हिंदू उसमें मारे गए, तो ये बहुत दुख की बात है. Whenever violence is used and communal violence takes place, all good people should condemn it. जिसने भी किया, that person is a criminal. Use of violence against another human being is not justified, except कि अगर दूसरा आपको मारने लगा तो then you have the right to defend yourself and save your life. लेकिन innocent people पे जाके अटैक करना is immoral, unethical, illegal. It has no basis. हाँ, you can protest injustice. लैंड ओनर्स के जुल्म के खिलाफ बात होनी चाहिए, और आर्म स्ट्रगल भी हो जाती है कभी कभी, इसमें कोई शक नहीं है. तो आई मीन ऑल दैट इज़ पॉसिबल. आफ्टर ऑल गुरु गोबिंद सिंह ने आर्म स्ट्रगल ही की थी ना, पेजेंट्री को साथ लेके, आर्टिजन्स को लेके, अगेंस्ट द नवाब्स एंड द बिग पीपल. हाँ जी, तो ये तो पहले भी होता रहा है, और सारी दुनिया में पेजेंट्स ने स्ट्रगल किया है. तो आर्म स्ट्रगल के बगैर अगर इंसाफ मिल सके तो बेस्ट है, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू यूज़ इट. बट आई एम नॉट सेइंग कि द मोबलाज वर जस्टिफाइड. आई एम सेइंग इफ दिस इज़ द रीज़न, यू हैव टू लुक एट ऑल पॉसिबिलिटीज़. सो आई विल एंड हेयर बाय सेइंग कि मोपलाज का जो है उसको आप इस एंगल से देखें. इसके बाद क्या होता है कि ये जो हिंदू महासभा के ग्रेट थ्योरिटिशियन है सावरकर, वो हिंदुत्व का आइडिया 1923 में देते हैं. एंड व्हाट ही सेज इज कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस, ट्राइंग टू ब्रिंग देम टुगेदर is not going to be successful. Now, okay, if you say that, what is the solution? Throw all Muslims out? Can you do it without, the use of excessive force?
It was not something which was desirable then, it is not desirable now. पार्टीशन में जो हिंदुओं सिखों के साथ पाकिस्तान में हुआ वो गलत था, और जो मुसलमानों के साथ ईस्ट पंजाब में हुआ वो भी गलत था. वायलेंस जब भी आप इंट्रोड्यूस करें इनोसेंट पीपल, हेल्पलेस पीपल के खिलाफ, इट हैज़ टू बी कंडेम्ड. लेकिन होती है, दिस आई कैन एडमिट. तो ये 1923 में जो ये आइडिया यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम्स थी, उसमें ये क्या कहते हैं आप, ब्रेकअप शुरू हो गया. हाँ जी, फिशर्स पैदा हो गए. वंस मोपला, देन 1923 हिंदुत्व आइडिया. इसके बाद कोहाट इज़ अ स्मॉल टाउन इन व्हाट इज़ नाउ नोन एज खैबर पख्तूनख्वा, और पहले कहा जाता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. देखें वहाँ पे खान अब्दुल गफ़ार ख़ान और ये सारे खिलाफत मूवमेंट की वजह से कांग्रेस के साथ आए, और ये, लेकिन उनको वहाँ पे लोकली क्या हो रहा था उस ज़माने में, बिकॉज ऑफ द इंग्लिश इनकरेजिंग रिलीजियस पोलेमिक्स होता है मुनाजरा, यानी कंपटीशन. शाम को लोग बैठ गए, एक हिंदू स्कॉलर, एक मुस्लिम स्कॉलर, एक क्रिश्चियन स्कॉलर, ऑल ट्राइंग टू प्रूव देयर रिलीजन इज़ बेस्ट. होता ये है कि शुरू में ऑल बेस्ट अपने बताते हैं, फिर दूसरे में ख़राबी शुरू कर देते हैं, और जब दूसरे में ख़राबी होती है तो उस रिलीजन के जो स्पोक्समैन हैं वो रिएक्ट करते हैं. एंड अल्टीमेटली ऑल दीज मुनाजरास और पोलेमिक्स रिजल्टेड इन हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स getting more divided rather than resolving their differences. तो कहा जाता है कि कोहाट में किसी ने कोई पोएम लिख दी थी प्रॉफिट मोहम्मद की शान के खिलाफ. उसके बाद वहाँ के मुसलमानों ने हिंदुओं पर अटैक किया, और फिर हिंदू भाग के वहाँ से रावलपिंडी पंजाब में आ गए. उसके बाद क्या होता है कि लाला लाजपत राय जो लाहौर में आर्य समाज के बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा ट्रिब्यून के अंदर, सेइंग कि पंजाब की डिवीज़न और हिंदुस्तान की डिवीज़न होनी चाहिए, हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज टू सेपरेट नेशंस एंड सो ऑन. कुछ लोग कहते हैं ही डिडंट वांट कंप्लीट सेपरेशन, बट द थिंग इज़ पीपल रीड इट टू मीन कि पार्टीशन होनी चाहिए. उससे पहले भाई परमानंद ने 1912 में शायद भी पब्लिश किया था कि हिंदू और मुसलमान को अलग किया जाए. सो दीज आइडियाज़ वर देयर. सर सैयद, एज आई सेड, ने कहा कि यूनाइटेड इंडिया में या हिंदू डोमिनेट करेंगे या मुस्लिम डोमिनेट करेंगे. तो आउट ऑफ इट आइडिया केम मुस्लिम सेपरेटिज्म विच फाइनली रिजल्टेड इन पाकिस्तान. जब आप मज़हब की बुनियाद पे लोगों को डिवाइड करके स्टेट्स देना शुरू करते हैं, so you also want to, create divisions among people to achieve your ends. And total population का exchange जो है वो फिर inevitable हो जाता है. We'll come to that later at some stage कि वो क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ. Population exchange कैसे नहीं था होना चाहिए, अगर हुआ तो गलत हुआ. We'll come to that. ईस्ट पंजाब से सारे 6 मिलियन मुसलमान निकाल दिए हमने, 4.5 हिंदू सिख पंजाब से निकाल दिए. तो ये एथनिक क्लेंजिंग भी हुई 47 में. बट दैट इज़ नो सोल्यूशन. अल्टीमेटली सारी दुनिया में अगर ये होना शुरू हो जाए तो सारे हिंदू सिख मुसलमान यूरोप से यहाँ आ जाएं, अफ्रीकन भी निकल जाएं अफ्रीका से, तो सारी दुनिया में तो कत्लेआम शुरू हो जाएगा. सो दिस इज़ नो डेमोक्रेसी, pluralism, living together is how you manage all these things. और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज डू इट वेरी वेल. इंडिया में भी सेकुलर डेमोक्रेसी कामयाब ही है, विद सम प्रॉब्लम्स हेयर एंड देयर. ओके, 1924 को हाथ राइट्स के बाद फिर RSS इज एस्टेब्लिश्ड इन महाराष्ट्र 1925. सो वन कैन से कि फ्रीडम स्ट्रगल, खिलाफत मूवमेंट, हिंदूज मुस्लिम्स कमिंग टुगेदर, राउलर टैक्स, हिंदू मुस्लिम्स कमिंग टुगेदर, इनको फिर तोड़ने के लिए ये चीज़ें हुई. मोपला अपराइजिंग, कोहाट, RSS, हिंदुत्व, ये सारे उसके इंडिकेशंस हैं हाउ टू डिवाइड पीपल, नॉट टू ब्रिंग देम टुगेदर.
फिर एक और इंसिडेंट होता है कि ये जो स्वामी शरदानंद हैं, उन्होंने राउलट एक्ट के अंदर जो मुसलमानों की और हिंदुओं की यूनिटी बनी थी उसको सपोर्ट किया था। लेकिन अब किसी पागल मुसलमान ने जाके, अबू रशीद उसका नाम था या क्या, दिल्ली का, उसने जाके स्वामी जी को कत्ल कर दिया, बिकॉज स्वामी जी प्रॉबली हैड कंडेम्ड द मोपला एंड कोहाट किलिंग्स। तो इससे एक मज़ीद हिंदू मुसलमानों में वो क्या कहते हैं फ्रिक्शन पैदा हुई। ऑन ऑल दीज ओकेजन्स कम से कम महात्मा गांधी ने अपील्स की कि प्लीज़ एक दूसरे को फॉरगिव कर दें, वायलेंस ना इस्तेमाल करें। दैट पुअर मैन केप्ट ऑन प्लीडिंग कि हिंदू मुसलमान मिल के भाई भाई बन के रहें। ये कोई बुरी बात थी? क्यों बुरी बात थी? अगर हिंदू मुसलमान मिल के रहें हिंदुस्तान के अंदर तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान में भी हिंदू मुसलमान मिल के रहते तो मैं समझता हूँ ये बेहतर बात थी। मिल के रहना एक कामयाबी है, मिल के ना रहना एक नाकामी है। इट इज़ अ केस ऑफ वॉर यार, इट्स अ लोअर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस एनी हाउ। इसके बाद एक इंसिडेंट लाहौर में होता है। देखें, ये मैंने बताया पोलेमिक्स हो रहे थे, हिंदूज डिफेंडिंग देयर रिलीजन एज द बेस्ट, आर्य समाज, उसमें देव समाज भी थी और ब्राह्मो समाज, ये तीन मूवमेंट्स थी। इस्लाम हिंदुज़म इज़ रैशनल, हिंदुज़म में तो कास्ट थी नहीं, ये तो बाद में आई, इस किस्म की रिविजनिस्ट थिंकिंग। मुसलमानों में भी कि नहीं, जिहाद का मतलब तो प्योरिटी ऑफ सोल है, किसी पे अटैक नहीं है, राइट टू डिफेंड है, इस किस्म की सोच भी आई। तो रिफॉर्म मूवमेंट, सिखों में भी मूवमेंट आई कि नहीं नहीं हम तो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते, हमारे गुरुओं ने तो कास्ट के ख़िलाफ़ कहा है। सिंह सभा मूवमेंट आई। इस किस्म की सोचें जो हैं वो पोलेमिक्स का, मुनाजराज, ओपन डिस्कशंस इन द इवनिंग्स बिटवीन हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस about their priests, and ultimately it ending up with, instead of respecting one another, people going against each other's religions. तो यहाँ पे लाहौर में एक राजपाल साहब थे, पब्लिशर, आर्य समाजी। उन्होंने एक पैम्फलेट पब्लिश किया जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ उन पे चार्जेस लगाए गए ऑफ सेक्सुअल व्हाटएवर, जो मुसलमानों ने बहुत उसका बुरा मनाया। और फिर लाहौर के मुसलमान स्ट्रीट्स में आ गए, जिसके बाद केस चला और राजपाल वाज फाउंड गिल्टी एंड सेंट टू प्रिजन एंड ही हैड टू पे सम फाइन एज वेल। उसने अपील की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में उन्हें रिलीज़ कर दिया कि नहीं, ये चार्जेस ब्लेस्फेमी के जो लगाए जाते हैं, द लॉ इज़ लाइक दिस, लॉ इज़ लाइक दैट, व्हाटएवर। बट राजपाल केम बैक एंड देन सुना है कि वहाँ के, मैं राजपाल साहब के बेटे को मिला था, D.N. मल्होत्रा साहब, जिन्होंने किताब भी लिखी है डेयर टू पब्लिश, एंड उनसे मेरी मुलाकात हुई। वी मेट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। उन्होंने कहा कि ही वॉज 6 years old व्हेन हिज फादर वॉज किल्ड, कि मेरे मुसलमानों और हिंदुओं की जो लाहौर के हैं मुलाकात भी हुई, एंड माई फादर अपोलोजाइज्ड एंड थिंग्स वर ऑल राइट। बट देन समबडी, ये CID और ये शरारती लोग ये करते रहते हैं, उन्होंने कुछ मुसलमानों को उकसाया, जिन्होंने जाके फिर राजपाल को कत्ल किया। वहाँ से एक बंदे को पकड़ा गया, उसका नाम था इलमदीन। इलमदीन ने कोर्ट में, एट द लोअर कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट, केप्ट ऑन सेइंग मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी एंड ही वॉज हैंग्ड इन 1929। तो ये लाहौर में हिंदुओं मुसलमानों में एक जो है ना कॉन्फ्रंटेशन हुई 1929 में। इन सारी चीज़ों को अगर हम छोड़ के एक और इंसिडेंट को भी लें जो कि कम्युनल नहीं है लेकिन उसमें वायलेंस का इस्तेमाल होता है, वो क्या है कि 1928 में ऑल वाइट कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन जो UK से आई थी, कॉल्ड साइमन कमीशन, इट केम फर्स्ट टू बॉम्बे, देन वेंट ऑल ओवर इंडिया। In November or October, I think November 19
28 इट केम टू लाहौर। जब ये डेलीगेशन उतरा लाहौर रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे हज़ारों लोग इकट्ठे हुए थे जो कि कह रहे थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय वॉज लीडिंग दैम एंड दे वर नॉट लेटिंग द साइमन कमीशन पीपल एंटर लाहौर। अब यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। पीपल हैव कम एंड दे आर, यू सी, कांग्रेस ने और जिन्ना मुस्लिम लीग ने अपोज किया था, हिंदू महासाब ने अपोज किया था, लेकिन मुस्लिम लीग ऑफ सर शफी एंड अलामा इकबाल वांटेड टू मीट दिस पीपल। तो और भी कुछ हिंदू थे जो कंजर्वेटिव थे और सिख थे जो लाहौर में मिलना चाहते थे, लीडर्स आई मीन। लेकिन ये लोग जो थे ये वहाँ पे उनको रास्ता नहीं थे दे रहे। वी विल नॉट लेट यू गो। पुलिस देन टोल्ड देम कि इफ़ यू डोंट गिव द वे विल लाठी चार्ज। दे डिडंट लिसन, लाठी चार्ज हुआ। लाला लाजपत राय गॉट इंजर्ड ऑन हिज हेड and he was taken to hospital. After 2 weeks, he died in the hospital. The man who led the charge was the Commissioner of Police, Chief Commissioner of Police, Mr. Scott. उस ज़माने में भगत सिंह और कई और लोग जो बड़े जोशीले थे, they were converted to the idea of an armed revolution. They were socialists. उन्होंने कहा हमने लाला जी की जो है ना ये जो असैसिनेशन है, जो ये उनकी डेथ हुई है, एक्चुअली स्कॉट हिट हिम विथ अ बेनेट, विथ अ बेटन, सॉरी, विथ अ स्टिक। उसके 2 weeks लेटर लाला जी डाइड। तो वो कोई शूट नहीं किया उन्होंने। एनी हाउ ही डाइड, ही वॉज एन ओल्ड मैन। और बाद में मेडिकल रिपोर्ट में कुछ लिखा भी गया कि द कॉज ऑफ डेथ वॉज समथिंग इंटरनल, उनको हार्ट अटैक हुआ एंड नॉट द इंजरी, बट आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट। दीज पीपल डिसाइडेड टू किल स्कॉट। दिसंबर में, अबाउट December 19th or whatever the date, Bhagat Singh and some of these people were waiting for Scott to leave the civil lines police station of Lahore. The man who was posted to identify Scott confused him with another police officer called Saunders. जब सॉन्डर्स अपनी मोटरसाइकिल पे आया तो उसने इशारा कर दिया और भगत सिंह ने फिर 3-4 फायरिंग करके उसको मारा एंड दे वांटेड टू एस्केप फ्रॉम देयर। चन्नन सिंह, सरदार कांस्टेबल, ही रैन आफ्टर भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स। इन्होंने फिर चन्नन सिंह को भी किल कर दिया। इसके बाद ये लाहौर से गायब हो गए और ये मौके पे नहीं पकड़े गए और इनकी आइडेंटिटी भी एकदम पता ना लग सकी क्योंकि इन्होंने अपने भेस बदले हुए थे। दे वर नॉट इन देयर रेगुलर अपीयरेंस, दे हैड चेंज्ड देयर अपीयरेंस जस्ट टू डू दिस। देन फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर दे वर अंडरग्राउंड until I think April or it could be March 1930 में 29-30 में सेंट्रल असेंबली दिल्ली में, जहाँ पे अब आपकी पार्लियामेंट है शायद वहाँ पे ही, उसका वो कहते थे सेंट्रल असेंबली, ब्रिटिश दौर था। विजिटर्स गैलरी में भगत सिंह एंड B.K. दत्त वर सिटिंग और इजलास हो रहा था। मिस्टर साइमन वॉज ऑल्सो देयर, यू नो दिस मैन जिसके खिलाफ ये सारी एजिटेशन हुई थी। ही वॉज अमंग द विजिटर्स। आई थिंक ही स्टेड ऑन इन इंडिया और वट एवर द बैकग्राउंड 1929 or 30 something like this। हाँ जी। When Bhagat Singh and B.K. Dutt threw bombs in the assembly, but they did not aim at people who were sitting like the parliamentarians, but away from them. बम फटे, बहुत बड़ा बैंग हुआ और लेकिन उससे चंद जो लोग करीब तरीन थे वो इंजर भी हुए, but nobody seriously. Bhagat Singh and B.K. Dutt then started shouting slogans anti-imperialist, anti-British और कहा कि देखो हम चाहें तो बम जहाँ पे चाहें फेंक सकते हैं, but we only demonstrated that we can do it
ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को हम यहाँ से इंडिया से भगा देंगे, वी वांट इंडिपेंडेंस, वी डोंट वांट ब्रिटिश रूल। दे डिड नॉट रन अवे, दे वर अरेस्टेड, और पहली ट्रायल के अंदर दोनों को उम्र कैद या पता नहीं क्या हुई, बिकॉज नोबडी हैड डाइड। लेकिन वाइल दे वर बीइंग इंटेरोगेटेड, तो आपको पता है पुलिस तो किसी से भी बकवा लेती है हर बात। उन्होंने कई लोग पकड़े, क्योंकि आफ्टर द किलिंग ऑफ स्कॉट सहारनपुर में और कई और जगह पे भी एक्ट्स ऑफ टेररिज्म हुए थे, रेवोल्यूशनरी वायलेंस। तो द पुलिस वर सर्चिंग फॉर ऑल दिस, और उन्होंने फिर ट्रेस कर लिया कि लाहौर का मर्डर भी इन लोगों भगत सिंह ने किया है, और बाकी भी जो उसके साथ थे उस दिन उनको भी पकड़ लिया, राजगुरु और सुखदेव को भी। एंड फिर लाहौर में ट्रायल हुई। लाहौर की ट्रायल में फिर भगत सिंह को ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ सॉन्डर्स एंड चन्नन सिंह एंड दिस टू कॉमरेड्स ऑफ हिज। उस ट्रायल के ऊपर मैंने पहले भी कर दिया हुआ है, डिस्कशन कई की हैं। कांग्रेस ने कमेटी बनाई पंजाब में जो सपोर्ट करती रही भगत सिंह को। महात्मा गांधी ने भी एक बयान, he was against the use of violence, so he was reluctant to come out publicly in favor of Bhagat Singh's life being saved, but ultimately under pressure he did it। और वो ख़त भी मेरी जिना अली किताब में है जो गांधी जी ने लिखा था टू वाइसरॉय इरविन, सेइंग के once you kill a man you create an example which others would follow, so best is not to do it, try to find some other way out। लेकिन the government didn't listen, they had already decided to hang Bhagat Singh, and Bhagat Singh was hanged then in the evening। होना था 24 मार्च 1931 की सुबह को लाहौर में, उन्होंने जब सुबह ख़त आया शाम तक हैंग भी कर दिया, which is irregular but that's how it happened। So that's another case of violence then leading to the state deciding to hang these people। Finally, we close up with another communal incident। This is 1935, once again Lahore। देखें, लाहौर में एक मस्जिद हुआ करती थी जो मुग़लों के दौर में बनी थी। फिर महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर को और पंजाब को कैप्चर कर लिया। 1801 में उन्होंने अपने आप को महाराजा ऑफ लाहौर भी डिक्लेयर कर दिया, और मुल्तान भी कॉन्कर कर लिया, और पेशावर तक भी चले गए, और भी ही वेंट सो फार इनटू तिब्बत और ये और वो। उस दौरान में इस मस्जिद के साथ एक गुरुद्वारा भी बन गया। तो बाद में झगड़ा, जब अंग्रेज़ों का दौर आ गया तो ये झगड़ा शुरू हो गया कोर्ट के अंदर कि ये किसका राइट है, मुसलमानों का हु हैड मस्जिद हेयर, और गुरुद्वारा जिन्होंने सिखों ने किया है। तो इसके ऊपर फिर सिखों और मुसलमानों में मोबिलाइजेशन हुई 1935 में। लाहौर में चंद कम्यूनल वायलेंस भी हुई, और जिसमें कुछ हिंदू मारे गए, कुछ सिख मारे गए, कुछ मुसलमान मारे गए। तो इसकी वजह से उसे कहते हैं मस्जिद गुरुद्वारा शहीदगंज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1935। तो 1935 में सिखों और मुसलमानों का भी झगड़ा हो गया। ये हुआ, कम्यूनल वायलेंस हो रही थी। पुरानी सोसाइटी में इस तरह की वायलेंस नहीं थी होती, क्योंकि विलेज कम्युनिटीज़ थीं और टाउन्स में भी लोग एक दूसरे को जब कॉलोनियल दौर आया तो स्केल ऑफ थिंग्स इंक्रीज्ड इनटू मैस पॉलिटिक्स। मैस पॉलिटिक्स में इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। सो 1921 से लेके 1935 तक जो ये इंसिडेंट हुए हैं ना, ये हाई पॉलिटिक्स, जो फ्रीडम स्ट्रगल के ख़िलाफ़ ये जाते हैं ना, ऑल ऑफ देम, बिकॉज द फ्रीडम स्ट्रगल वॉज टू ब्रिंग हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स एंड द रेस्ट टुगेदर। Those forces which were creating differences were working against that idea। So this is what I wanted to communicate to you today। For me, violence against innocent people can never be justified। हाँ, आप जालिम के ख़िलाफ़ अगर आर्म्स इस्तेमाल करते हैं तो it should be the last resort।
all peaceful ways of changing that must be used first. लेकिन आम कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और वो फिर लास्ट रिजॉर्ट होते हैं. नॉर्मली द लॉ एंड ऑर्डर को नहीं ब्रेक करना चाहिए, पीसफुली जस्टिस के लिए कैंपेन करना चाहिए और अचीव करना चाहिए. बट देर आर एक्सेप्शंस टू ऑल रूल्स. आई होप आई हैव एक्सप्लेन दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल इज हाई पॉलिटिक्स, mass politics of bringing people together against British rule. These are divisive acts taking place, which have different explanations, which have local explanations, and they have nothing to do with the Khilafat movement bringing Muslims together. अरे वो तो बिल्कुल इसके बरक्स था, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में से तो सारे सपोर्टर आए हिंदुस्तान की यूनिटी में. जमीयत उलमा हिंद भी उसके हक में आई, अबुल कलाम आज़ाद भी उसके हक में आए, और अल्लाह बख्श सुमरू भी उसी सिंध के लीडर भी उसी मूवमेंट से आए. ये सारे वो लोग थे जो फ्रीडम मूवमेंट में हिंदू मुसलमान सिखों को इकट्ठा रखना चाहते थे. लेकिन वो ब्रेक हुई और उसमें से ये जो वायलेंस के केसेस हैं वो मैंने आपके सामने आज पेश कर दिए हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. Subscribe to my YouTube channel. Thank you very much. All the best for now.